नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकल न्यूज पर। आज हम आपको अपने देश के राष्ट्रपतियों के बारे में जानकारी देंगे। कुछ ऐसी बातें जो आपको जान लेनी चाहिए, जो शायद आपको पता ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका भी निभाई। वैसे तो राजेंद्र प्रसाद का विवादों से कोई नाता नहीं था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू से कई मुद्दों पर उनका राजनीतिक मतभेद जरूर था। ऐसा भी कहा जाता है कि नेहरू श्री गोपालाचारी को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल और कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं ने जब हस्तक्षेप किया तब नेहरू अपने फैसले से पीछे हटे। ऐसा कई बार हुआ जब नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद का विवाद सार्वजनिक रूप से देखने को मिला। भारतीय संविधान को तैयार किया जा रहा था और इस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया था। इस बिल का नेहरू ने समर्थन किया, लेकिन बतौर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका विरोध किया। राजेंद्र प्रसाद देश में कॉमन सिविल कोड लाना चाहते थे। अब बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने राष्ट्र प्रेम के लिए विख्यात थे, फिर भी अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया, क्योंकि वे छल कपट से कोसों दूर रहते थे। अहंकार तो उनमें नाम मात्र भी न था। उनके छात्र और उनके सहयोगी उन्हें बेहद पसंद करते थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि जब वे मैसूर यूनिवर्सिटी को छोड़कर कलकत्ता में प्रोफेसर पद को संभालने के लिए रवाना हुए तो उनके साथ रेलवे स्टेशन पर एक फूलों से भरी गाड़ी चल रही थी। राधाकृष्णन चालाक शख्स थे। वो फिलासफर भी थे। उन दिनों रूस में दार्शनिकों को काफी सम्मान दिया जाता था, लिहाजा उन्होंने मॉस्को में खुद को अलग और खास दिखाने के लिए अपनी इस छवि को भुनाने की कोशिश की। मॉस्को को राजनयिक सर्किल में उनके बारे में प्रोपेगेंडा फैलाया जाने लगा कि वो रात में केवल 2 घंटे सोते हैं, रात भर दर्शन की किताबें लिखने में बिजी रहते हैं, दिन में राजनयिक की भूमिका निभाते हैं। वो रहस्यपूर्ण शख्सियत बन गए, जबकि वो 4 से 5 घंटे सोते थे। अब बात करते हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 13 मई 1967 से अपनी मृत्यु 3 मई 1969 तक रहा। हुसैन देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और साथ ही राष्ट्रपति होते हुए मरने वाले पहले राष्ट्रपति थे। साथ ही भारत के सबसे कम कार्यकालीन समय वाले राष्ट्रपति भी थे। जब जाकिर हुसैन के अंग्रेजी कॉलेज बहिष्कार के फैसले के बारे में अंग्रेज प्रिंसिपल को मालूम चला तो अंग्रेज प्रिंसिपल ने उन्हें उप जिलाधीश बनाने का ऑफर तक दिया। उसे भी जाकिर हुसैन ने ठुकरा दिया और कहा उनके लिए मातृभूमि अहम है। 1922 में वो उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी गए। जर्मनी में रहते हुए तार से उनको सूचना मिली कि जामिया को आर्थिक संकट के कारण बंद करने का इरादा किया गया है। फिर वो 3 साल बाद डॉक्टर की उपाधि लेकर भारत लौटे। तब जामिया की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी, वो बर्बाद हो रहा था। अब बात करते हैं बीबी गिरी की। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे। साल 1969 में वो देश के चौथे राष्ट्रपति बने। बीबी गिरी ने श्रम मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने बैंक कर्मचारियों की वेतन की मांग को ठुकरा दिया था। राष्ट्रपति के रूप में गिरी ने उत्तर प्रदेश में चरण सिंह मंत्रालय को बर्खास्त करने के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले को निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लिया और उन्हें 1971 में समय से पहले चुनाव कराने की सलाह दी। वो भारत के ऐसे राष्ट्रपति रहे जो पद पर रहते सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में भी पहुंचे। अब बात करते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह की। भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। ये मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश भी रहे तथा उन्होंने 2 अवसरों पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला था। इसके साथ ही वो एक दूसरे कार्यकाल के लिए भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी रहे।
1971 में इन्होंने बेलग्रेड विश्व के जजों की असेंबली में शिरकत की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इन्हें ही नाइट ऑफ मार्क ट्वेन की उपाधि 1972 में अमेरिका की इंटरनेशनल मार्क ट्वेन सोसाइटी ने प्रदान की। अब बात करते हैं ऐसे राष्ट्रपति की जिनका कार्यकाल तो महज 2 साल 171 दिन तक रहा, लेकिन एक दस्तखत ने देश को आपातकालीन की खाई में धकेल दिया। ये कहानी है देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की, जो 1974 से 1977 तक देश के 5वें महामहिम रहे। जाकिर हुसैन के बाद वह दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। आपातकाल के काले अध्याय में इनका नाम जरूर आता है। अब बात करते हैं बसप्पा दानप्पा जत्ती की, यानी BD जत्ती की, जो मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक और कार्यवाहक राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति की कुर्सी संभाल दी है। ये गौरव देश में अब तक सिर्फ 2 राजनेताओं को हासिल है जो CM से लेकर राष्ट्रपति तक का सफर तय किया हो। देश के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हो जाने के कारण बसप्पा दानप्पा जत्ती को 11 फरवरी 1977 को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। वह देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक रहे। इस दौरान इन्होंने अपना दायित्व संवैधानिक गरिमा के साथ पूर्ण किया। अब बात करते हैं नीलम संजीव रेड्डी की। नीलम संजीव रेड्डी 1969 में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन इंदिरा गांधी की वजह से हार गए। इंदिरा ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया था। हालांकि जब 11 फरवरी 1977 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की अचानक मौत हो गई, तो फिर नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। उन्हें जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्हें देश के ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर भी याद किया जाता है जो इस विशाल परिसर वाले आलीशान भवन के केवल एक कमरे में रहते थे। तो ये भी चाहते थे कि राष्ट्रपति भवन के बाकी कमरे खाली कर दिए जाएं। बाद में उन्हें काफी समझाया बुझाया गया तो राष्ट्रपति भवन में रहने आए, लेकिन यहाँ उनका जीवन काफी सादगी वाला था। साल 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी सिल जैन थे। देश के 7वें राष्ट्रपति जो इस पद पर पहुंचने से पहले विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी रहे। उनके ऊपर आरोप ये भी लगता है कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर बिना किसी के विचार विमर्श किए ही जैल सिंह ने इस इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी, लेकिन गांधी परिवार ने इनकी कड़वाहट भी महसूस है। ज्ञानी सिंह जैल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति थे। अब बात करते हैं R वेंकटरमन की। R वेंकटरमन भारतीय गणराज्य के 8वें राष्ट्रपति थे और वर्ष 1987 से 1992 तक कार्यभार संभाला। रामास्वामी वेंकटरमन ने राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने से पहले 4 साल तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हें ताम्रपत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगस्त 1984 में उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया और 25 जुलाई 1987 को वो भारत के 8वें राष्ट्रपति चुने गए। अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। अब बात करते हैं भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की। शंकर दयाल शर्मा लंबे समय तक कांग्रेस के नेता रहे, पर कभी किसी विवाद में नहीं आए। उन्हें सत्ता पक्ष विपक्ष सभी से सम्मान मिला। जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का बनने का मौका उन्हें दिया तो अस्वीकार कर दिया। बाद में अपने ही फैसले पर अफसोस करना पड़ा। राष्ट्रपति होते हुए अपने घर नहीं जा सके और घर की गली तक पहुंचने के बाद लौटना पड़ा। उन्हें अपनी ही बेटी के हत्यारों की दया याचिका को सुनना पड़ा, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। भारत के 10वें राष्ट्रपति KR नारायणन केरल से लगातार 3 बार सांसद रहे। राजीव गांधी की सरकार में कैबिनेट मंत्री फिर उपराष्ट्रपति बने। इसके बाद वह 1997 में देश के पहले दलित राष्ट्रपति बने। 1997 में जब केंद्र में इंद्र कुमार गुलजार जब प्रधानमंत्री थे, उस समय केंद्र संयुक्त मोर्चा सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को बर्खास्त करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा गया था। इसके बाद ऐसा ही एक मौका एक साल 1998 में आया। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार ने बिहार में राबड़ी देवी की सरकार को बर्खास्त करने का सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजी थी। इस बार भी अपने विवेक के आधार पर निर्णय करते हुए KR नारायण ने केंद्र की सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया था। इन दोनों पर KR नारायण के फैसले को लेकर बहुत सराहना हुई थी। अब बात करते हैं APJ अब्दुल कलाम की। भारत के 11वें राष्ट्रपति होने के साथ साथ APJ अब्दुल कलाम भारतीय वैज्ञानिक और जाने माने इंजीनियर भी थे। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है।
डॉक्टर कलाम अपने कार्यों की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उम्मीदवार बनाया था। 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। टेबल टेनिस की शानदार खिलाड़ी रह चुकी प्रतिभा पाटिल जब देश के सर्वोच्च पद पर आई तो वो हर महिला के लिए प्रेरणा बन गई। इसके अलावा वो राज्यसभा के पूर्व राज्यपाल, राज्यसभा के सदस्य एवं महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा फांसी की सजा भी माफ की गई। पाटिल ने मृत्युदंड की 19 सजाओं को उम्र कैद में तब्दील किया था। अब बात करते हैं प्रणब मुखर्जी की। 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इससे पहले वे 6 दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे और उन्हें कांग्रेस का संकट मोचक माना जाता था। 1969 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए थे और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रधानमंत्री पद को छोड़कर वे कई शीर्ष पदों पर रहे। राजनीतिक समीक्षकों का कहना रहा कि वे मनमोहन सिंह के स्थान पर अच्छे प्रधानमंत्री सिद्ध होते। भारत के प्रधानमंत्री न बनाने को लेकर प्रणब मुखर्जी ने एक बार खुलकर बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री न बनने का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर हिंदी भाषा भी थी। अब बात करते हैं रामनाथ कोविंद की। देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को जब भारत के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी, राष्ट्रपति ने गुजरात के आतंक विरोधी एक बिल को 16 साल बाद मंजूरी दी थी। इससे पहले कि कांग्रेस सरकार के समय ये बिल रोक दिया गया था। आर्टिकल 370 को निरस्त करने और उन्होंने अपनी स्वीकृति पर मुहर लगाई थी। सीएए का समर्थन, एनआरसी और कोरोना उनके कार्यकाल में हमेशा याद किया जाएगा।